चैप्टर 86। ईशानी की बात सुनने के बाद जया समझ गई थी कि उसके साथ डील करना काफी मुश्किल है। उसने ईशानी को जितना बेवकूफ समझा था वह इतनी बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं थी। तुम मुझसे क्या चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। जया काफी देर से कुछ सोच रही थी। काफी देर तक सोचने के बाद उसने अपने दांत पीसते हुए ईशानी से पूछा, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तुम यहाँ से अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हें एक बात बताना चाहूंगी, मेरे खिलाफ खड़े होने की कोशिश मत करना, वरना इस वक्त जो हाल कनिका का है तुम्हारा भी वही हाल होगा। ये तुम्हारे लिए मेरी सलाह और वार्निंग दोनों है। चाहे तो तुम इसे सीरियसली लेकर अपने काम से कम रखो, वरना एक काम से सुनकर दूसरे कान से निकाल दो। मैं सिर्फ एक दोस्त होने के नाते तुम्हें ये बता रही हूँ, और मैं आशा करती हूँ कि तुम भविष्य में अपने फैसले पर रिग्रेट ना करो। अपनी बात कहने के बाद ईशानी ने उसे आगे कोई बात नहीं की। वह मुड़ी और वहां से सीधा प्राइवेट रूम में चली गई। ईशानी के वहां से जाने से पहले जया काफी बिगड़े हुए भावों के साथ उसे जाते हुए देख रही थी। ईशानी को जाते हुए देखकर उसने व्यस्ततापूर्वक कहा, ईशानी, तुम्हें इतना घमंडी होने की जरूरत नहीं है। मुझे तुमसे बिल्कुल भी डर नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। जब ईशानी प्राइवेट रूम में आई तो उसने देखा वहां सिर्फ शिवानी बैठी हुई है। उसने अपने हाथ में एक एप्पल पड़ा हुआ था और उसे खा रही थी। ईशानी को वापस आया हुआ देखकर उसने उससे पूछा, तुम्हें वापस लौटने में इतनी देर कैसे हो गई? उद्धरण चिन्ह। नथिंग, मुझे बाहर कोई जान पहचान का शख्स मिल गया था और मैं उसी से बात कर रही थी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा और उसके बगल में रखी हुई कुर्सी पर बैठ गई। नंदिनी कहाँ पर है? उसे थोड़ी चढ़ गई थी इसलिए वह बाथरूम में गई है। जया ने हंसते हुए कहा। उसकी मुस्कान काफी गर्व भरी थी। शनि के होठों पर भी हंसी तैर गई। पीने के मामले में हम दोनों ही ज्यादा अच्छे नहीं हैं। वही बैठे एक दूसरे से बातें करते रहे और नंदिनी के वापस आने का इंतजार करते रहे। लेकिन उन्हें नंदिनी का इंतजार करते हुए आधे घंटे से भी ज्यादा वक्त हो गया था, अभी तक वापस लौटकर नहीं आई थी। मुझे लगता है कि हमें एक बार जाकर चेक कर लेना चाहिए। नंदिनी को अभी तक वापस लौट आना चाहिए था। कहीं उसके साथ कुछ हो तो नहीं गया है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने चिंता के साथ बाहर की तरफ देखते हुए कहा। शिवानी अपना सिर झटकते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई। वह दोनों प्राइवेट रूम में से बाहर निकालने के बाद सीधा नंदिनी को देखने के लिए बाथरूम में चले गए। उन्होंने बाथरूम में हर जगह देखा लेकिन उन्हें वहां पर नंदिनी नजर नहीं आई। क्या वह यहाँ से वापस चली गई है? शिवानी ने संदेहपूर्वक ईशानी से पूछा। ईशानी अपनी गर्दन में हिलाते हुए बोली, नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है। उद्धरण चिन्ह। तो फिर वह कहाँ चली गई? उद्धरण चिन्ह। आई डोंट नो। ईशानी अभी शिवानी से कहने वाली थी कि वह दोनों अलग अलग रास्ते जाकर नंदिनी को ढूंढते हैं, लेकिन उसके कुछ भी कहने से पहले उसका फोन बजने लगा। ईशानी ने तुरंत कॉल पिक किया और उसे अपने कान पर लगाया तो दूसरी तरफ से नंदिनी की आवाज आई। ईशानी, आई एम सॉरी, मैं अभी अभी वहां से बाहर निकली हूँ, तुम दोनों मेरा इंतजार मत करना। शिवानी को बोलना कि आई एम रियली वेरी सॉरी, लेकिन मैं अगली बार जरूर कंपनसेट कर दूंगी। नंदिनी, क्या हुआ है तुम्हें? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आवाज सुनने के बाद ईशानी समझ गई थी कि कुछ तो गलत हुआ है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम मेरी फिक्र मत करना, मैं कल तुमसे ऑफिस में मिलती हूँ। अपनी बात कहने के बाद नंदिनी ने ईशानी के जवाब का इंतजार भी नहीं किया और कॉल कट कर दिया। ईशानी खाली नजरों के साथ अपने फोन की स्क्रीन पर देखे जा रही थी। कुछ देर के बाद उसने बेबी के साथ शिवानी को सब कुछ बता दिया। मुझे वो काफी जल्दी में लग रही थी। वह घर चली गई है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, अगर ऐसे ही बात है तो हम भी घर चलते हैं, और वैसे भी अब मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, तो हम फिर कभी मिलकर एक साथ पार्टी कर लेंगे। हाँ बिल्कुल। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जब घर पहुंची तो रात के 11 बज चुके थे। विला के लिविंग रूम की लाइट अभी तक जली हुई थी। सिर्फ ईशानी ने अंदर एंटर किया तो उसे सामने ही कोई सोफे पर बैठा हुआ नजर आया। वह इंसान अभी भी अपने काम में लगा हुआ था। वह सोफे पर बैठा हुआ अपने लैपटॉप की स्क्रीन में देखे जा रहा था। इस वक्त उसने लोअर और शर्ट पहने हुए थे। वह अपने काम में काफी ज्यादा फोकस नजर आ रहा था। ईशानी खोई हुई नजरों के साथ उसे देखे जा रहे थे। उसे वह इंसान हमेशा ही काफी हैंडसम नजर आता था। ईशानी तुरंत अंदर आ गई और वह अभिमान के पीछे खड़ी हो गई। थोड़ा नीचे झुककर उसने उसकी गर्दन के इर्द गिर्द अपनी बाहें लपेट दी और अपना चेहरा उसके कंधे पर टिकाकर उसके कान में फुसफुसाकर बोली, तुम अभी तक यहाँ हो? टाइम काफी ज्यादा हो चुका है। क्या तुम मेरे आने का इंतजार कर रहे थे? उद्धरण चिन्ह। तुम आ गई हो। उद्धरण चिन्ह।
अभिमान के होठों पर मुस्कान आ गई और वह पीछे की तरफ पलट गया। उसकी नजरें काफी ज्यादा जेंटल और प्यार भरी थी। क्या तुमने शाम एंजॉय की? उद्धरण चिन्ह। अभिमान का सवाल सुनने के बाद ईशानी संतोषपूर्वक अपनी गर्दन हिलाने लगी। मैं बहुत खुश हूँ। मैं थोड़ी वाइन भी पी थी लेकिन मैं नशे में बिल्कुल भी नहीं हूँ। अच्छा, तो मुझे देखने दो। उद्धरण चिन्ह। अभिमन्यु ईशानी को घूमकर अपने सामने खड़ा किया और उसे अपनी तरफ खींच लिया। वह ध्यान से उसे देखने लगा था, लेकिन वाइन पीने की वजह से ईशानी के गाल काफी ज्यादा गुलाबी हो गए थे। उसकी खूबसूरत आंखें चमक रही थी। कुल मिलाकर वह काफी ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आ रही थी। बात करते हुए उसके आसपास एक अलग ही और होता था। उसके होंठ पहले के मुकाबले ज्यादा रसीले और गुलाबी नजर आ रहे थे, और उसके होठों की तरफ देखते हुए अभिमान खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और वो उसे किस करने लगा। अभिमान जब ईशानी को देख रहा था तभी ईशानी की धड़कनें बढ़ने लगी थी। भले ही अब वह दोनों एक दूसरे की काफी करीब थे, लेकिन इसके बावजूद भी अभिमान की नज़र और उसकी छुआ निशानी के दिल को तेजी से धड़कने के लिए मजबूर कर देती थी। आज उसने पहली बार अभिमान की आंखों को इतने करीब से देखा था। उसकी आंखें गहरे काले रंग की थी, लेकिन उनमें एक अलग ही चाम नजर आता था, कुछ ऐसा जिसका वर्णन शब्दों में किया ही नहीं जा सकता। उसकी आंखें बिल्कुल किसी समुद्र की तरह गहरी थी, जो काफी मिस्टीरियस और अथाह थी। उसकी आंखों में देखने के बाद कोई भी खुद को उनमें डूबने से रोक नहीं सकता था। लेकिन अभिमान की आंखों में देखते हुए ईशानी जल्दी ही समझ गई कि कुछ तो गड़बड़ है। उसे अचानक ही उसकी आंखों में डिजायर दिखने लगी थी। उसके तुरंत बाद उसने ईशानी को खींचकर अपनी गोद में बैठा लिया। ये देखकर परेशानी बिल्कुल आश्चर्यचकित थी। वह उससे कुछ कहने ही वाली थी, लेकिन उससे पहले ही अभिमान ने उसके होठों को अपने होठों की गिरफ्त में ले लिया और उसे चूमने लगा। वो काफी इंटेंसली उसे किस कर रहा था। उन दोनों की सांस एक दूसरे से टकरा रही थी, उनका शरीर एक दूसरे से चिपका हुआ था। धीरे धीरे उन दोनों के ही शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। ईशानी को अपने शरीर के अंदर गर्मी पैदा होती हुई। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी आग में जल रही हो। अभिमान लगातार उसे किस किया जा रहा था। ईशानी को जब सांस लेने में तकलीफ होने लगी तो उसने उसके होठों को आज़ाद कर दिया और उसकी गर्दन को चूमने लगा। वह उसकी लंबी और दूध के जैसी गोरी गर्दन पर अपनी मोहब्बत के निशान छोड़कर आगे बढ़ रहा था। अभिमान धीरे धीरे खुद पर से अपना कंट्रोल खो रहा था। उसने ईशानी के कान के पास जाकर उससे कहा, ईशानी, आई वॉन्ट यू टुनाइट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने इस वक्त खुद को अभिमान की बाहों में ढीला छोड़ हुआ था। उसने शर्म के साथ अपने गार्डन हिलाते हुए कहा, पहले अपने कमरे में वापस चलते हैं। मुझे वह सब यहाँ पर नहीं करना है। उद्धरण चिन्ह। ठीक है, जैसा तुम चाहो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ईशानी को अपनी बाहों में लिए हुए खड़ा हो गया और तुरंत वहां से ऊपर अपने कमरे में चला गया। कमरे में अंदर जाने के साथ ही उसने धीरे से अपने कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। उसे बंद दरवाजे के पीछे वह दोनों आज एक बार फिर एक दूसरे के आगोश में डूब चुके थे। अगली सुबह जब ईशानी की आंख खुली तो वह आज भी अभिमान की बाहों में ही सोई हुई थी। उसकी बाहों में उसे काफी सुकून और गर्माहट महसूस हो रही थी, जिस वजह से उठने के साथ ही उसके होठों पर मुस्कान आ गई। ईशानी ने अपनी आंखें उठाकर देखा तो अभिमान मुस्कुराकर उसे ही देख रहा था। उसने झुककर ईशानी के माथे को चुम लिया। गुड मॉर्निंग बेबी। उद्धरण चिन्ह। गुड मॉर्निंग। उद्धरण चिन्ह। वह दोनों उठे और नहाने के लिए चले गए। तैयार होने के बाद वह एक साथ नीचे ब्रेकफास्ट करने के लिए आ गए। ब्रेकफास्ट टेबल पर अभियान ने दूध पीते हुए ईशानी से पूछा, ईशानी, कल रात जब तुम नंदिनी के साथ थी तो वहाँ कुछ हुआ था क्या? उद्धरण चिन्ह। नहीं, ऐसा कुछ खास तो नहीं हुआ। क्या हुआ? तुमने ऐसा क्यों पूछा? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना पोहा खाते हुए उससे पूछा, क्योंकि अभिमान कभी भी उसे ऐसे सवाल नहीं करता है, तो आज अचानक उसका सवाल सुनकर वह भी थोड़ी कंफ्यूज थी। अभिमान ने ईशानी की तरफ देखा और कहा, क्या वकाए? थोड़ा ध्यान से सोचो। उद्धरण चिन्ह। हाँ, एक्चुअली कल रात हमारा काफी देर तक वहाँ रुकने का प्लान था, लेकिन नंदिनी अचानक ही वहाँ से चली गई और उसने वहाँ से जाने के बाद मुझे कॉल करके सब बताया। उसकी आवाज़ सुनकर मुझे लगा था कि कुछ गलत हुआ है, लेकिन उसे वक्त में इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं सोचा। ईशानी के माथे पर बल पड़ गए थे। क्या नंदिनी के साथ कुछ हुआ है? उद्धरण चिन्ह। हाँ, जहाँ तक मुझे पता है नंदिनी के माता पिता एक अच्छी कंपनी में काम करते थे, लेकिन सुनने में आया है कि उन्हें वहाँ से फायर कर दिया गया है। लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कंपनी के फाइनेंस में कुछ करप्शन की है और इसके लिए कार्रवाई भी की जाएगी। उसके लिए प्रॉपर लॉ के हिसाब से इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। अगर उनकी किस्मत अच्छी हुई तो सब कुछ पहले की तरह ठीक हो जाएगा।
लेकिन अगर इन सब में जरा भी गड़बड़ होती है तो उन्हें जेल जाना पड़ सकता है। वॉट? उद्धरण चिन्ह। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। भला नंदिनी के पेरेंट्स ऐसा कुछ क्यों करेंगे? ईशानी के हाथ से चम्मच छूकर टेबल पर ही गिर गई और उसके चेहरे के भाव बिल्कुल बदल गए। उसके पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं। मैं इस बात को मान ही नहीं सकती कि उन्होंने कुछ ऐसा किया होगा। उद्धरण चिन्ह। ईशानी, तुम्हें इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे मेरी बात पूरी करने दो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी को पानी पिलाया और उसे शांत कराने लगा। कुछ देर सोचने के बाद उसने कहा, मुझे तुम्हारे विश्वास पर पूरा विश्वास है। नंदिनी के माता पिता को इस सिचुएशन में फंसाया गया है, और जिस किसी ने भी ये किया है वह कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। उसने अपनी चाल काफी सोच समझकर और बारीकी से चली है। अभी जो भी सिचुएशन है वह उसके माता पिता के बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं है। उद्धरण चिन्ह। फिर हमें क्या करना चाहिए? उद्धरण चिन्ह। ईशानी को इस वक्त कुछ आइडिया नहीं आ रहा था। उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस सिचुएशन में नंदिनी की मदद कैसे करे। वह इस पूरी सिचुएशन के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरा रही थी। वह अपनी जिंदगी में इतना उलझ गई थी कि उसके दोस्त इतनी मुश्किल में थी और उसे इस बात का पता भी नहीं चला। नंदिनी ने हमेशा हर स्थिति में उसका साथ दिया था, और आज जब उसे उसकी जरूरत थी तो ईशानी को तो उसकी परेशानी की भनक तक नहीं थी। ईशानी, तुम किसी भी चीज के लिए खुद को जिम्मेदार ठहरना बंद करो, और इस सिचुएशन से बाहर निकलने का कोई ना कोई रास्ता तो जरूर होगा। अगर हमें नंदिनी के माता पिता को बेकसूर साबित करने के लिए सबूत मिल जाते हैं तो ये पूरा मैटर अपने आप ही सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अब तुम्हें अगले कुछ दिनों तक नंदिनी का साथ देना होगा। उसे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और अगर तुम्हें कहीं पर भी मेरी मदद की ज़रूरत पड़े तो कॉल मी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान के बोलने का लहजा काफ़ी सीरियस था, साथ ही उसके एक्सप्रेशन भी काफ़ी सीरियस थे। तुम्हारे कहने का क्या मतलब है? ईशानी अभिमान की बातों में थोड़ा उलझ गई थी। वह उसकी बात के मतलब को समझने में असमर्थ थी। नंदिनी कोई ऐसे इंसान नहीं है जो ऐसी सिचुएशन को समझने में असमर्थ हो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने अपना सर झटकते हुए कहा, अगर मैं तुमसे कहूं कि जिस इंसान ने उसके माता पिता को इस सिचुएशन में डाला है वो हिमांशु सैनी है, उसका बॉयफ्रेंड। उद्धरण चिन्ह। 87 चैप्टर 87। अभिमान ने जब ईशानी से कहा कि इन सबके पीछे नंदिनी के बॉयफ्रेंड का हाथ है तो ईशानी काफी हैरान थी। क्या? उद्धरण चिन्ह। ईशानी के चेहरे के भाव एक बार फिर बदल गए थे। वह अविश्वास नजरों के साथ अभियान को देख रही थी। तुम्हारे कहने का मतलब है कि हिमांशु ने ये सब किया है? अंकल आंटी के लिए यह मुश्किल उसने खड़ी की है। इन सब के पीछे उसका हाथ है। लेकिन कैसे? नंदिनी और हिमांशु का रिलेशनशिप तो काफी अच्छा। रिलेशनशिप तो तुम्हारा और नमन का भी अच्छा था ना, लेकिन एक समय आने पर उसने भी तो तुम्हारे साथ गलत किया था। अभिमान ने ईशानी की बात को बीच में काटते हुए कहा। उसकी बात सुनने के बाद ईशानी के पास खाने के लिए कुछ बचा ही नहीं। अभिमान की बात बिल्कुल ठीक थी। इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता है कि लोगों का रिलेशनशिप कितना अच्छा है। आज का समय में तो शादीशुदा लोगों के भी डाइवोर्स होते हैं। बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड के बीच में चीटिंग होना तो नॉर्मल है, लेकिन लोग तो शादी होने के बाद भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करते हैं। इसके हिसाब से तो एक कपल के बीच धोखा होना काफी कॉमन था। कोई पूरी तरीके से किसी पर विश्वास नहीं कर सकता। चीजों के बारे में सोचते हुए ईशानी ने अपना सिर पकड़ लिया। लेकिन हिमांशु ने नंदिनी के साथ ऐसा क्यों किया? ईशानी को अभी भी कुछ समझ नहीं आया था। हिमांशु और नंदिनी को धोखा दिया है, और इस वक्त वह कनिष्का अग्रवाल के साथ रिलेशनशिप में है। नंदिनी के माता पिता भी अग्रवाल ग्रुप के लिए ही काम करते थे। कनिष्का अग्रवाल उनकी इकलौती बेटी है। अगर मैं सच कहूं तो नंदिनी के माता पिता इस वक्त इस सिचुएशन में पूरी तरह फंस चुके हैं। यहाँ से बाहर निकलना उनके लिए बहुत मुश्किल है। उद्धरण चिन्ह। मैं अपनी सारी हदें पार कर दी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी, क्योंकि धोखा देने का दर्द ईशानी ने भी झेला था। वह अच्छे से जानती थी कि जब हम किसी इंसान से प्यार करते हैं और वही हमें धोखा दे तो कैसे महसूस होता है। उसे इंसान को हर वक्त दिल को नहीं छोड़ देने के बराबर दर्द होता है। और हिमांशु ने न सिर्फ नंदिनी को धोखा दिया था बल्कि उसके माता पिता को भी झूठे केस में फंसा दिया था। कुछ समय पहले ही ईशानी को भी अपने फांसी और अपनी बहन से धोखा मिला था। अगर उसे वक्त में नंदिनी ने उसका साथ नहीं दिया होता तो पता नहीं ईशानी की सिचुएशन कैसी होती। ईशानी तो इस बात को सोच भी नहीं पा रही थी कि इतना कुछ होने के बाद नंदिनी किस हालत में होगी। अभी मैं भी कंपनी जा रही हूँ। नंदिनी मेरे जितनी शांत नहीं है और न ही शिवानी के जितनी चालक।
मुझे डर है कि वह भी बिना कुछ सोचे समझे कुछ कर ना कर दे। वह आवेश में आकर कुछ भी कर सकती है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपना ब्रेकफास्ट भी पूरा नहीं किया था। वह ब्रेकफास्ट को अधूरा छोड़कर उठी और वहां से जाने लगी। अभिमान ने भी उसे वहां से जाने से नहीं रोका, बल्कि उसने उससे कहा, तुम ड्राइवर को अपने साथ ले जाओ और अगर किसी चीज की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल कर देना। उद्धरण चिन्ह। ओके। उद्धरण चिन्ह। ईशानी नेहा में अपनी गर्दन हिलाए और दरवाजे से बाहर निकल गई। कंपनी जाते हुए रास्ते में उसने कई बार नंदिनी को कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसका फोन स्विच ऑफ आ रहा था। ईशानी अब बेबसी के साथ सिर्फ कंपनी में ही जा सकती थी। कंपनी में पहुंचकर उसे सोनिया से पता चला कि नंदिनी ने उसे कुछ समय के लिए लीव ली है। शिट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मन ही मन को सा और उसने भी सोनिया से लीव के लिए पूछा। सोनिया ने उसे बिना कोई सवाल किए हुए उसे छुट्टी दे दी। लीव एक्सेप्ट हो जाने के बाद ईशानी सीधा कंपनी में से बाहर निकल गई। कंपनी के बाहर पहुंचकर ईशानी ने शिवानी को कॉल करके बुलाया और उसके साथ वहां से नंदिनी के घर जाने के लिए निकल गई। तकरीबन 20 मिनट तक ड्राइव करने के बाद वह दोनों फाइनली नंदिनी के घर के बाहर पहुंच गए। क्या हुआ है? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने अपनी गाड़ी रोड के साइड में पार्क की और उसमें से बाहर निकलते हुए उसने ईशानी से पूछा। पूरे रास्ते उन दोनों ने एक दूसरे से बिल्कुल भी बात नहीं की थी। ईशानी ने शिवानी को ज्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं किया और अपना से झटकते हुए बोली, मैं तुम्हें सब कुछ बाद में बता दूंगी, लेकिन अभी के लिए हमें सबसे पहले नंदिनी को ढूंढना है। समिति के अंदर इंटर करते हुए उन्होंने लिफ्ट ली और ऊपर नंदिनी के फ्लो की तरफ बढ़ गए। नंदिनी के फ्लैट के बाहर पहुंचकर ईशानी काफी देर से बेल बज रही थी, लेकिन अंदर से ना किसी ने दरवाजा खोला और ना ही उन्हें कोई आवाज सुनाई दी। क्या तुम्हारे पास कोई डुप्लीकेट की नहीं है? उद्धरण चिन्ह। शिवानी के माथे पर बल पड़ गए थे और उसने ईशानी से पूछा। हालांकि उसे सिचुएशन के बारे में बिल्कुल भी कुछ नहीं पता था, लेकिन ईशानी को इतना घबराया हुआ देखकर वह भी काफी सीरियस हो गई थी। मुझे ये पहले याद क्यों नहीं आया? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने खुद को खोजते हुए कहा। वह तुरंत नंदिनी के घर के बाहर लगे हुए एक गमले के पास गई और उसको उठाकर उसने उसके नीचे से एक डुप्लीकेट की निकाल ली। आई गोट इट। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने खुशी के साथ कहा। चाबी मिलने के तुरंत बाद उसने दरवाजा खोला और शिवानी के साथ अंदर चली गई। वो दोनों जब अंदर गए तो उन्होंने देखा कि अंदर कोई भी नहीं था, लेकिन ईशानी ने टेबल पर चाबी रखी हुई देख ली थी। वह समझ गई थी कि नंदिनी यहीं पर है। ईशानी शिवानी के साथ सीधा बेडरूम में गई तो उन्होंने नंदिनी को अंदर बैठे हुए देखा। आज उन्हें नंदिनी काफी लो स्पिरिट में दिखाई दे रही थी। नंदिनी बेड के एक कोने पर सिमटी हुई बैठी थी। उसने अपने सर को झुकाकर अपने घुटनों पर रखा हुआ था। उसे देखकर पता चल रहा था कि वह कितनी ज्यादा दुखी है। उसके बेडरूम के सारे पर्दे लगे हुए थे, जिस वजह से सूरज की रोशनी भी अंदर नहीं आ पा रही थी। नंदिनी ने कमरे की सारी लाइट बंद की हुई थी। वहां बस एक टेबल लैंप जल रहा था। नंदिनी। उद्धरण चिन्ह। शिवानी और ईशानी जाकर नंदिनी के सामने बैठ गए और उन्होंने प्यार से उसे पुकारा। ईशानी की आवाज सुनते ही नंदिनी कांप उठी। उसके बाद उसने धीरे से अपना सिर उठाया और उन दोनों की तरफ देखा। ईशानी ने जब अपना हाथ आगे बढ़कर नंदिनी के चेहरे को छुआ तो उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट गया। नंदिनी की आंखें सूजी हुई थी और बिल्कुल लाल हो रखी थी। उसकी आंखों में दुख के साथ साथ आत्मग्लानि भी दिखाई दे रही थी। मेरे होठों पर आंसुओं के निशान अभी तक बने हुए थे। नंदिनी को इस हालत में देखकर ईशानी को भी काफी बुरा लग रहा था। जब उसे नमन से धोखा मिला था तो उसकी हालत भी कुछ ऐसे ही थी, लेकिन उसने अपने सारे दर्द को अपने अंदर रखकर उसे अपनी ताकत बना लिया था। लेकिन नंदिनी की सिचुएशन काफी अलग थी। उसे न सिर्फ उसके बॉयफ्रेंड ने धोखा दिया था, बल्कि उसने उसके माता पिता को भी फंसा दिया था। इस वक्त उसके माता पिता पूरी तरह से फंसे हुए थे, यहाँ तक कि उनके जेल जाने के चांसेस भी काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। माय बेबी, इतनी मुश्किल में होने के बाद तुम यहाँ खुद को छुपा कर कैसे बैठ सकती हो? तुम क्या हमें अपना दोस्त नहीं समझती हो? क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं और शिवानी तुम्हारी मदद नहीं करेंगे? उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने नाराजगी के साथ उससे कहा। अपनी बात कहते हुए उसने नंदिनी को अपने गले से लगा लिया था। वह जानती थी कि इस वक्त नंदिनी को उन दोनों की सबसे ज्यादा जरूरत है। इस वक्त उसे कोई ऐसा चाहिए जिसके ऊपर वह निर्भर हो सके। ईशी, शिवी, मैं क्या करूं? इन सब में सिर्फ मेरी गलती है। हिमांशु मेरे बॉयफ्रेंड था। अगर मैं ना होती तो मेरे मम्मा पापा की आज जेल जाने की नौबत न आती। सिर्फ मेरी वजह से वह दोनों इतनी मुश्किल में फंस चुके हैं। मैं
नंदिनी की आंखों से आंसू बहने लगे थे और वह सुबह सुबह कर रोने लगी थी। इन सब में तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम किसी भी चीज के लिए खुद को ब्लेम मत करो। ईशानी नंदिनी की कमर को थपथपाते हुए उसे शांत कर रही थी। नंदिनी की बात सुनते हुए उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया था। ईशानी को गुस्सा वैसे भी कभी कभार ही आता था, लेकिन आज उसे हिमांशु को जान से मार देने का मन कर रहा था। यहाँ पर एग्जैक्टली हुआ क्या है? शिवानी ने उनसे पूछा। ईशानी ने एक गहरी सांस छोड़ी और सबसे पहले उसने नंदिनी को शांत कराया। उसने नंदिनी को खड़े होकर अपना मुंह धोकर आने के लिए कहा और उसके लिए फ्रिज में से कुछ खाना लेने के लिए बाहर चली गई। शिवानी भी नंदिनी के साथ ही बाहर गई। ईशानी को जो कुछ भी पता था उसने शिवानी को वो सब कुछ बता दिया। हिमांशु और कनिष्का, नंदिनी, तुमने मुझे पहले इसके बारे में क्यों नहीं बताया? इन दोनों को तो मैं संभाल लेती। खैर, मैं अभी घर वापस लौटी हूँ और अभी मेरे पास काफी सारा फ्री टाइम है, शिवानी ने गुस्से में कहा। हिमांशु और कनिष्का का नाम सुनकर नंदिनी के चेहरे के भाव गहरे हो गए। उसकी आंखों में दर्द और नाराजगी के भाव उतर आए थे। कुछ देर के बाद उसने गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहा, मुझे अब उन दोनों से कुछ फर्क नहीं पड़ता है। मैं इस वक्त सिर्फ अपने पेरेंट्स को इस मुश्किल से बाहर निकलना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। डार्लिंग, अगर मैं यहाँ नहीं होती तो शायद तुम ऐसा करने में ज़्यादा मुश्किल होती, लेकिन अब मैं आगे हर चीज़ में तुम्हारा साथ दूंगी और मेरे यहाँ न होने से वैसे ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि तब तुम्हारे साथ हर वक्त ईशानी होती। तुम जानती हो ना कि अब उसकी मदद करने के लिए एक काफ़ी पावरफुल इंसान है, तो अपने बेस्ट फ्रेंड के पति का फ़ायदा तो हमें भी उठा लेना चाहिए। उद्धरण चिन्ह। शिवानी ने प्यार से नंदिनी के सर को थपथपाते हुए कहा। अपनी बात कहते हुए वह सीधा ईशानी की आंखों में देख रही थी। इस वक्त ईशानी और शिवानी के चेहरे के भाव काफ़ी मिलते जुलते थे। उन दोनों को ही हिमांशु पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। शिवानी की बात सुनने के बाद ईशानी ने नंदिनी से कहा, जब मेरे पास कोई नहीं था उसे वक्त तुमने मेरा साथ दिया था, और अब मेरी बारी है। तुम्हारे पेरेंट्स को इस मुश्किल से बाहर निकलने में मैं तुम्हारी पूरी मदद करूंगी। और रही बात हिमांशु की, तो तुम्हें याद है तुमने मुझसे क्या कहा था? तुमने मुझसे कहा था कि जितनी जल्दी हमें किसी की सच्चाई पता चल जाती है, उतना ही कम दर्द हमें बर्दाश्त करना होता है। लेकिन उसे बदतमीज इंसान ने तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया है उसका भुगतान तो उसे करना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त हमारा में फोकस अंकल और आंटी है। उद्धरण चिन्ह। हाँ, उद्धरण चिन्ह। शिवानी और ईशानी के आ जाने के बाद नंदिनी पहले से काफ़ी बेहतर महसूस कर रही थी। इस बात में कोई दो राय नहीं थी कि वह अभी भी उदास थी, क्योंकि इतने साल के रिलेशनशिप के बाद जब उसे धोखा मिला तो उसका उदास होना लाजिमी था। नंदिनी ईशानी के जितने उलझी हुई और शांत बिल्कुल भी नहीं थी। नमन से धोखा खा लेने के बाद ईशानी काफ़ी शांत थी और कुछ समय बाद उसने उससे बदला लेना शुरू किया। नंदिनी को लग रहा था कि अगर इस वक्त हिमांशु और कनिष्का उसके सामने आ जाते तो उन्हें जान से मार देती। जब नंदिनी पूरी तरीके से शांत हो गई तो शिवानी किसी काम से बाहर चली गई। ईशानी को लग रहा था कि घर पर बैठकर नंदिनी इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेगी और परेशान होती रहेगी, इसलिए उसको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए वह उसे वहां से अपने साथ कंपनी में ले गई। नंदिनी भी अच्छे से समझ रही थी कि इस वक्त इसने के दिमाग में क्या चल रहा है। वह ईशानी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती थी, इसलिए उसने खुद को शांत किया और खुद को समेटकर अपने काम में लग गई। ईशानी बैठी हुई नंदिनी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में सोच ही रही थी, तभी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में एक काफ़ी बड़ा स्कैंडल सामने आ गया। चैप्टर 88। जिया एक जानी पहचानी एक्ट्रेस थी, जिसके बारे में लोग कह रहे थे कि उसने शहर के एक काफ़ी बड़े सीईओ के साथ रात गुजारी है। वह सीईओ शादीशुदा है और उसका एक बेटा और एक बेटी भी है। उसे आर्टिकल के रिलीज होने के तुरंत बाद इंटरनेट पर मिस्ट्रेस वर्ड ट्रेड करने लगा था। ट्विटर से लेकर फेसबुक और इंस्टाग्राम तक जिया हॉट टॉपिक बन चुकी थी। लोग उसके बारे में तरह तरह की बातें कर रहे थे और उसे गालियां दे रहे थे। यह आर्टिकल पढ़ने के बाद जिया के फैंस भी काफ़ी निराश नजर आ रहे थे। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जिया की प्रसिद्ध कनिका से कई गुना ज़्यादा थी, जिस कारण उसकी बदनामी भी कनिका से ज़्यादा होने वाली थी। इंटरनेट पर जिया की उस सीईओ के साथ तस्वीर वायरल होने लगी थी। अभी तक इंडस्ट्री में उसकी जो इनोसेंट इमेज बनी हुई थी वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी थी। इस इमेज को बनाने के लिए जिया ने काफ़ी सालों से मेहनत की थी। अपनी हैरानी के साथ उसे खबर को पढ़ रही थी। उसने उसे आर्टिकल के अंदर पब्लिश की गई तस्वीरों को ध्यान से देखा तो पाया कि वह तस्वीरें कल रात क्लब में ही ली गई थी, और उसके अलावा भी उनमें कुछ तस्वीरें अटैच थी जिसमें जिया उसे सीईओ के साथ डेट पर थी।
उनमें लगभग 20 से 25 तस्वीरें अपलोड की गई थी। जिस किसी ने भी यह आर्टिकल पब्लिश किया है वह काफ़ी लंबे समय से जिया को फॉलो कर रहा था। ये देखकर ईशानी ने एक गहरी सांस ली। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री वाकई काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर जो सेलिब्रिटी ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं है वह अपनी ज़िंदगी फिर भी थोड़ी बहुत एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन जिया के जैसे पॉपुलर स्टार्स की कोई प्राइवेसी होती ही नहीं है। उनके जैसे लोगों का एक गलत कदम भी उन्हें एक सेकंड में जन्नत से जहन्नुम की सैर कर सकता है। जिया ने इतने सालों से जो नाम कमाया था आज सिर्फ एक इस आर्टिकल की वजह से वह अब मिट्टी में मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात, अब उसके लिए एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में कम बैक करना और अपनी इमेज को दोबारा बनाना काफ़ी मुश्किल होने वाला है। अब इंटरनेट पर जो कुछ भी बातचीत चल रही थी या जो भी डिस्कशन हो रहा था उसे ईशानी का कोई लेना देना नहीं था, क्योंकि इस पूरे मामले में उसका कोई हाथ नहीं था। वही सेट पर एक अलग लाउंज में जिया गुस्से में चीजें तोड़फोड़ रही थी। उसके होठों पर हमेशा जो मुस्कुराहट रहती थी वह अब कहीं गायब हो चुकी थी। आज उस मुस्कुराहट की जगह उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत दिखाई दे रही थी। डैम इट, ईशानी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ यह सब करने की? वह अपने आसपास रखा हुआ कॉस्मेटिक, कपड़े और बाकी सब चीज नीचे जमीन पर गिर रही थी। जिया को इतने गुस्से में देखकर उसके मेकअप आर्टिस्ट और असिस्टेंट दोनों की ही उसे रोकने की हिम्मत नहीं हुई, क्योंकि उन दोनों को ही डर था कि जिया गुस्से में उन्हें कुछ करना दे। काफी देर तक गुस्सा करने के बाद जिया थोड़ी बहुत शांत हुई, लेकिन उसके चेहरे के भाव अभी भी वैसे ही थे। उसने अपने असिस्टेंट से ठंडा लहजे में पूछा, हमारी कंपनी इस सिचुएशन से डील कैसे करेगी? वो लोग क्या करने के बारे में सोच रहे हैं? उद्धरण चिन्ह, ये काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम है। जिस किसी ने भी यह आर्टिकल पब्लिश किया है उसके पास काफ़ी स्ट्रांग एविडेंस है, तो इस मामले में हमारी कंपनी सिर्फ पर से बातचीत करने के बाद माफ़ी मांग सकती है, लेकिन उस काम नहीं चलेगा। और यह न्यूज़ पब्लिश होने के बाद कंपनी और सेट के बाहर मीडिया वालों की भीड़ जमा हो गई है, जिस वजह से हमारा यहाँ से निकलना भी आसान नहीं होने वाला है। उद्धरण चिन्ह, असिस्टेंट ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ जिया को सब कुछ बता दिया। उसकी बातें सुनने के बाद जिया ने अपने हाथों की मुट्ठियां कसकर भींच ली। तुम में से कोई एक जाना मेरे कपड़े पहनकर बाहर चले जाना। मीडिया को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मेरे लिए एक गाड़ी का इंतजाम कर दो तो मैं सीक्रेटली यहाँ से निकल जाऊंगी। उद्धरण चिन्ह, ओके, उद्धरण चिन्ह। असिस्टेंट ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और तैयारी करने के लिए वहां से चली गई। उसके असिस्टेंट के वहां से जाने के बाद उसके एजेंट ने चिंता के साथ उससे कहा, जिया, मुझे लगता है कि अब चीज़ों को ठीक करना लगभग नमकीन हो चुका है। मुझे सुबह से लेकर अभी तक लगातार एक के बाद एक कॉल आए जा रहा है, और हर एक डायरेक्ट यही बात कह रहा है कि वह अपने शो में तुम्हें रिप्लेस करके किसी और एक्ट्रेस को रखना चाहता है। इसके अलावा तुमने अभी जितने भी एंडोर्समेंट और कमर्शियल एक्टिविटी के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे वह सभी टर्मिनेट कर दिए गए हैं, जिस वजह से कंपनी को उन सभी की पेनल्टी भरनी पड़ेगी, जिसका अमाउंट काफ़ी ज़्यादा था। और इस वजह से कंपनी में हायर एप्स बहुत ज़्यादा इरिटेटेड है, और मुझे ऐसा लगता है कि कंपनी भी तुम पर गिव अप कर देगी। उद्धरण चिन्ह, अपने एजेंट की बातें सुनने के बाद जिया हैरान थी। उसके चेहरे पर डर के भाव दिखाई दे रहे थे। उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अभी तक 10-12 साल हो चुके थे। यह पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए उसने काफ़ी मेहनत की थी। पिछले 10 सालों में उसने जी लगाकर काम किया था। जिस जगह में वह एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में खड़ी थी वहां पर आना कोई छोटी बात नहीं थी। अभी उसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी, उसके सामने उसकी पूरी जिंदगी रखी हुई थी, लेकिन अभी सिर्फ एक आर्टिकल की वजह से उसकी पूरी रेपुटेशन खाक में मिल चुकी थी, और अब सब शुरुआत से शुरू करना उसके लिए बहुत मुश्किल होने वाला था। इसके अलावा इन 10 सालों में उसने काफ़ी दुश्मन भी बनाए थे। न जाने कितने हैं लोग बाहर उसकी इस हालात पर हंस रहे होंगे और उसे पर पंजीकरण का मौका ढूंढ रहे होंगे। जिया पर यह सब बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जा रहा था। उसके मन में ईशानी के लिए जो नफरत थी वह हर एक बीच से लम्हे के साथ बढ़ती जा रही थी। अगर मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल नहीं पाई तो मैं ईशानी को इसी धरती पर जहन्नुम की सैर करा दूंगी, जिया ने अपने दांत पीसते हुए गुस्से में कहा। उसकी बात सुनकर उसके एजेंट ने कहा, जिया, क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि यह तस्वीर ईशानी ने ही रिलीज की है? अगर तुम्हें लगता है कि यह सच है तो हमें अपनी कंपनी को रिपोर्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह से हमारी कंपनी ने भी काफ़ी बड़े नुकसान का सामना किया है। बॉस इस वक्त काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होंगे। सच पता लगने के बाद वो खुद ही ईशानी को सबक सिखा देंगे। उद्धरण चिन्ह, जिया काफ़ी सालों से उसे कंपनी के साथ काम कर रही थी। भले ही उनके साथ उसके रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं थे,
लेकिन उसके बावजूद जिया की प्रसिद्धि की वजह से वह लोग उसे अच्छे से ट्रीट करते थे। उद्धरण चिन्ह। अगर जिया किसी मुसीबत में फंस जाती है तो उसका नुकसान कंपनी को भी उठाना पड़ेगा, इसलिए इस बात के काफ़ी ज़्यादा चांसेस थे कि वह इस मुश्किल में उसकी मदद करेंगे। अगर वह जिया को कंपनी में से बाहर निकालकर उसकी जगह किसी और स्टार को हायर कर भी लेते हैं तो वह स्टार उन्हें उतना फ़ायदा नहीं दे पाएगा जितना जिया दे रही थी, क्योंकि जिया की पॉपुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। इसलिए जो लोग उसके साथ काम कर रहे थे वह भी थोड़े दुखी थे। कंपनी के लोग भी मन ही मन उसे रिपोर्टर को गालियां दे रहे थे जिसने यह आर्टिकल पब्लिश किया है। मुझे पूरा यकीन है कि यह ईशानी नहीं किया है। तुम्हारे अलावा सिर्फ ईशानी ही जानती थी कि मेरे और उस सीईओ के बीच क्या संबंध है। उद्धरण चिन्ह। जिया ने पूरे विश्वास के साथ कहा, क्योंकि कल रात ईशानी ने उसे सीईओ के साथ देखा था। इसका रीजन बिल्कुल सिंपल था। जब वो सीईओ महेंद्र को डेट कर रही थी तो वह काफ़ी सतर्क कह रही थी। इतने सालों से उसके और महेंद्र के रिश्ते के बारे में किसी को भनक तक नहीं थी, लेकिन कल रात ही ईशानी ने उसे उसके साथ देखा और आज सुबह वह न्यूज़ पब्लिश हो गई। एक साथ इतने सारे कोइंसिडेंस नहीं हो सकते हैं। और वैसे भी पिछले कुछ दिनों में जिया और ईशानी के बीच काफ़ी ज़्यादा मनमुटाव चल रहा था। इस वजह से जिया को पूरा यकीन था कि यह सब ईशानी ने ही किया है। उसकी एजेंट ने तुरंत अपनी गर्दन हाँ में हिले और बोली, मैं तुरंत यह बात अभी कंपनी में कॉल करके सबको बता देता हूँ। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में पर एंटरटेनमेंट ग्रुप की पोजीशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, इसलिए उसके जैसे किसी साधारण रिपोर्टर का हमारे खिलाफ खड़े होना भी बहुत मुश्किल है। वह हमारा सामना बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। उद्धरण चिन्ह। तुमने बिल्कुल ठीक कहा। भले ही ईशानी का साथ कोई स्ट्रांग पसंद दे रहा है, लेकिन उनके अंदर इतनी पावर नहीं है कि वह पर एंटरटेनमेंट ग्रुप का सामना कर पाए। जब तक उसे राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिल सकता, तब तक उसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में से हमेशा के लिए बाहर निकलना बहुत आसान है। और वैसे भी मैंने सुना है कि ईशानी ने कुछ समय पहले डायरेक्टर वरुण को ऑफेंड कर दिया था। सब लोग अच्छे से जानते हैं कि डायरेक्टर वरुण किस किस्म के इंसान हैं। वो कभी किसी से अपना बदला लिए बिना शांति से नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने और कनिका ने मिलकर ईशानी को सबक सिखाने का प्लान किया था, जिसमें वह दोनों ही नाकामयाब हो गए। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि उनके मन में अभी भी कहीं ना कहीं एक कसक तो बची होगी। वो ईशानी को सबक सिखाना चाहते होंगे। अगर हम उनके साथ अपना हाथ मिला लेते हैं तो कंपनी हमारा साथ जरूर देगी। उद्धरण चिन्ह। जिया के दूसरे असिस्टेंट ने कहा, वो सभी इस वक्त एक ही नाव में सवार थे और अब जब उनके नाम पलटने वाली थी तो सीधी सी बात थी कि वह जरूर उसके पास जाते जो उनकी मदद कर सकता था। अपने असिस्टेंट की बातें सुनने के बाद जिया के माथे पर बल पड़ गए। वो ईशानी से मिल चुकी थी, वो उसे काफ़ी अच्छे से जानती थी। साथ ही उसे इस बात का ही पता था कि जो आदमी उसका साथ दे रहा है वह कितना पावरफुल है। उस आदमी ने सिर्फ कुछ ही घंटों में उससे उसके सारे स्पॉन्सर छीन लिए थे। इस वजह से वो चाहकर भी उस आदमी की पावर को नज़रअंदाज नहीं कर पा रही थी। जिया को यह आइडिया बिल्कुल भी सही नहीं लग रहा था। अगर इसमें गलती से थोड़ी भी गड़बड़ हो जाती है तो उसके पास कोई भी बैकअप प्लान नहीं था, इसलिए वह थोड़ा हिचकिचा रही थी। लेकिन उसे अपने असिस्टेंट की बातें काफ़ी हद तक सही भी लग रही थी। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के बाद पल एंटरटेनमेंट ग्रुप सेकंड लार्जेस्ट एंटरटेनमेंट कंपनी थी। उनके पास अपने खुद के ट्रम्प कार्ड थे। अगर ईशानी के पास उसका साथ देने के लिए कोई पावरफुल इंसान था भी, तो भी उस इंसान के पास इतनी पावर नहीं होगी कि वह पल एंटरटेनमेंट ग्रुप का सामना कर पाए। एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अपने खुद के काफ़ी सारे रूल्स थे, इसलिए किसी भी बाहरी कंपनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के मामलों के अंदर दखलंदाजी करना आसान नहीं होने वाला था। त्रिपाठी ग्रुप इसका बिल्कुल सही एग्जाम्पल थी। भले ही त्रिपाठी ग्रुप का इस देश में कितना ही नाम हो, वह इस शहर में काफ़ी जानी पहचानी और बड़ी कंपनी थी, लेकिन इतनी पावर होने के बाद भी वह कनिका को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में उसके पांव जमाने में मदद नहीं कर पाई। प्रत्यक्ष रूप से ईशानी को एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के सारे नियम कायदों के बारे में अच्छे से पता था और यही कारण था जो वह इतनी आसानी के साथ कनिका और त्रिपाठी ग्रुप को हराने में सफल हो। इन सभी चीज़ों के बारे में सोचते हुए जिया को काफ़ी राहत मिल रही थी। कुछ देर तक सोचने के बाद उसने अपने एजेंट से कहा, मैं इस पूरे मैटर को तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ। तुम कैसे भी करके वरुण से हाथ मिलाने की कोशिश करो। मैं चाहती हूँ कि ईशानी को इस बार सजा जरूर मिले। उद्धरण चिन्ह। ओके, मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी को इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिया उसके लिए अपने मन में कितनी नफरत भरे हुए बैठी है। ईशानी भी इस खबर को रिपोर्ट करना चाहती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया था।
उसने सही समय पर इस आर्टिकल को पब्लिश करने का फैसला किया था। उसके पास काफ़ी लंबे समय से जिया और उसे सीईओ की तस्वीर मौजूद थी, लेकिन वह अभी इस आर्टिकल को पब्लिश करने के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच रही थी, क्योंकि वो तस्वीरों की मदद से जिया को अपने कंट्रोल में रखना चाहती थी। और अगर जिया ने उसके साथ उलझने की कोशिश की तो ईशानी के पास काफ़ी अच्छा सपोर्ट सिस्टम मौजूद था। लेकिन अब जब किसी और रिपोर्टर ने यह आर्टिकल पब्लिश कर ही दिया था, तो ईशानी के लिए वह तस्वीर अब किसी भी काम की नहीं रह गई थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जिया तो अभी तक यही सोचकर बैठी थी कि इस आर्टिकल को जरूर ईशानी ने ही पब्लिश किया या कराया है। ईशानी को इस आर्टिकल और स्कैंडल से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ रहा था, क्योंकि इस वक्त उसे सिर्फ और सिर्फ नंदिनी की फिक्र हो रही थी। 89 चैप्टर 89। नंदिनी चाहकर भी किसी भी काम पर फोकस नहीं कर पा रही थी। उसके दिमाग में रह रहकर अपने माता पिता के ख्याल आ रहे थे। एक बार फिर इमोशनल हो चली थी। ईशानी उसे शांत कराने की पूरी कोशिश कर रही थी। शिवानी ने अपने फैमिली नेटवर्क की मदद से इस बात को सुनिश्चित कर दिया था कि जेल के अंदर उसके माता पिता का काफ़ी अच्छे से ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस मैटर में से उसके माता पिता का नाम क्लियर करने के लिए उन्हें अभी काफ़ी सबूत की ज़रूरत थी। उन्हें जल्द से जल्द सबूत इकट्ठे करने थे। नंदिनी के ऊपर इस वक्त काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बना हुआ था। मैं अग्रवाल ग्रुप के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानती हूँ और न ही वहाँ पर काम करती हूँ, तो भला मैं इन्वेस्टिगेट कैसे करूँगी? और जो फाइनेंशियल अकाउंट है वह सिर्फ वहाँ के सीनियर मैनेजमेंट ही एक्सेस कर सकते हैं। हो सकता है कि कनिष्का अग्रवाल और हिमांशु मैम मिलकर वहाँ पर कोई छेड़छाड़ की हो। मुझे तो कोई होप नज़र ही नहीं आ रही है। मुझे डर लग रहा है कि मैं समय से कोई भी सपोर्ट ढूंढ नहीं पाऊंगी, और अगर मुझे ऐसा करने में देरी हो गई तो मेरे पेरेंट्स को अपराधी साबित कर दिया जाएगा। उद्धरण चिन्ह। गोश, मैं हिमांशु को अपने पूरे दिल और जान से चाहा था। वह मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है? अगर उसे मुझसे ब्रेकअप ही करना था तो मुझे का भी सकता था। मैं उसके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं करती। वह इन सब के बीच में मेरे पेरेंट्स को कैसे ला सकता है? वह भी उनके ऊपर इतनी घटिया इल्ज़ाम लगाकर उन्हें फंसाने की साजिश की उसने। ऐसा कैसे कर सकता है वह? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी को अभी तक समझ नहीं आ रहा था कि हिमांशु ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। नंदिनी, मैं जानती हूँ कि यह सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन तुम अपनी हिम्मत नहीं हार सकती हो। जब तक हमारे पास उम्मीद है हम हार नहीं मान सकते। उद्धरण चिन्ह। ईशानी जानती थी कि इस वक्त नंदिनी जिन हालातों का सामना कर रही है, इसलिए वह उसे शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी। कुछ देर तक चुप रहने के बाद ईशानी ने शांति के साथ कहा, नंदिनी, तुम्हें खुद को संभालना होगा। तुम हिमांशु की साजिश को कामयाब नहीं होने दे सकती हो। अंकल आंटी को इस वक्त तुम्हारी ज़रूरत है, इसलिए तुम्हें खुद को शांत रखना होगा। मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम सबूत कैसे ढूंढ सकती हो। उद्धरण चिन्ह। मैं अपने पेरेंट्स को जेल में से निकलने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगी। मुझ पर जो बन पड़ेगा मैं वह सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी अब और एक सेकंड के लिए हिमांशु और कनिष्का के बारे में सोचा नहीं चाहती थी। पहली बात तो ये कि अंकल और आंटी काफ़ी लंबे समय से अग्रवाल ग्रुप में काम कर रहे थे, तो ज़रूर उनके वहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त भी बने होंगे। इसलिए सबसे पहले तुम उन लोगों के बारे में पता करो और उनसे उनकी मदद को उनसे बात करके उनसे कहो कि वह अभी कंपनी के अंदर है तो इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी मदद करें। वह उस अकाउंट को सेक्रेटली इन्वेस्टिगेट करें जिसमें छेड़खानी की गई है। उद्धरण चिन्ह। और कनिष्का अग्रवाल ग्रुप के सीईओ की बेटी है, तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार ही ना हो। इसलिए मेरे पास एक दूसरा प्लान भी है। उद्धरण चिन्ह। कहते हुए ईशानी ने अपने बैग में से एक लेटर निकला और उसे नंदिनी के हाथ में देते हुए बोली, ये रिकमेंडेशन लेटर है। इस लेटर की मदद से कोई भी होप को लिमिटेड के अंदर सीनियर स्टाफ की पोजीशन पर काम कर सकता है। भले ही वह कंपनी मार्केट में अभी ज़्यादा बड़ी नहीं है, लेकिन जो कंपनी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप के अंडर आती है, तो तुम अपने पेरेंट्स के जिस भी दोस्त की मदद लो तो ज़रूरत पड़ने पर तुम उसे ये लेटर दे सकती हो। ये लेटर मिलने के बाद उन्हें इस बात की फिक्र भी नहीं होगी कि उन्हें अग्रवाल ग्रुप से निकाल दिया जाएगा, क्योंकि वहां से निकलने के बाद भी उनके पास एक अच्छी और सिक्योर जॉब होगी। उद्धरण चिन्ह। अपने हाथ में पड़े हुए रिकमेंडेशन लेटर को देखते हुए नंदिनी के चेहरे पर आश्चर्य के भाव थे। कुछ देर के बाद उसने कहा, थैंक यू सो मच ईशानी, और अभिमान सर को भी मेरी तरफ से थैंक यू बोलना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी जानती थी कि यह रिकमेंडेशन लेटर अभिमान ने ही उसे दिया है। मुझे तुम्हारे थैंक यू की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही अभिमान को।
मैं जानती हूँ कि तुम्हारे पेरेंट्स कितने अच्छे हैं और मैं वाकई दिल से उनकी मदद करना चाहती हूँ। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा। कुछ सेकंड के बाद उसने सीरियस होते हुए आगे कहा, लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि तुम इस लेटर का इस्तेमाल सही समय आने पर ही करो, वरना तुम जो इन्फॉर्मेशन चाहती हो तुम्हें वो कभी भी नहीं मिलेगी। वैसे भी राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप की तरफ से एक छोटा सा जॉब ऑफर भी काफी बड़ा माना जाता है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर नंदिनी ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। तुम्हारी बात अच्छे से समझ रही हूँ। मुझे समझ आ गया है कि मुझे क्या करना है। मैं दोपहर में अग्रवाल ग्रुप में जाकर अपने पेरेंट्स के फ्रेंड से उनकी मदद के बारे में पूछूंगी। मैं हार नहीं मान सकती हूँ ईशानी। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने मुस्कुराकर कहा, ग्रेट। उद्धरण चिन्ह। दोपहर के समय नंदिनी अपने माता पिता के एक पुराने दोस्त से मिलने के लिए अग्रवाल ग्रुप में चली गई। आज दोपहर में ईशानी को अभिमान के साथ अपनी कंपनी के पास ही बने हुए एक रेस्टोरेंट में लंच करना था, लेकिन उसे नंदिनी की फिक्र हो रही थी, इसलिए उसने फैसला किया कि वह अभिमान को अग्रवाल ग्रुप के पास ही किसी रेस्टोरेंट में बुला लेगी। इस वक्त ईशानी एक रेस्टोरेंट के अंदर बैठी हुई थी। उसे रेस्टोरेंट का एनवायरनमेंट काफ़ी अच्छा था। उसकी लोकेशन भी काफ़ी अच्छी थी, जिस वजह से वहाँ का बिजनेस भी काफ़ी अच्छा चल रहा था। ईशानी नंदिनी के साथ उसे रेस्टोरेंट में पहुंची और वहां बैठकर अभिमान के आने का इंतजार करने लगी। करीब 1 बजे के आसपास अभिमान और आशीष भी वहां पर आ गए। आशीष के मुस्कुराते हुए चेहरे की तरफ देखकर ईशानी ने अपनी आईब्रो ऊपर उठा ली और बोली, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने एक मुस्कुराहट के साथ उसकी तरफ देखा और बोला, थर्ड व्हीलिंग। मुझे किसी ने तुम्हारी शील्ड बनकर रहने के लिए कहा था। वैसे भी मैं अपनी कंपनी की फीमेल स्टार को डेट नहीं कर सकता हूँ, और मुझे आज तक इस बात का कोई कारण समझ नहीं आया है। ये कितना निर्दयी फैसला है। मैं सिर्फ तुम्हारे पति की वजह से आज तक सिंगल हूँ। इस वजह से मैं सिर्फ उनके साथ ही रहता हूँ। कंपनी में रहकर भी मैं कुछ खास नहीं कर सकता था। अगर वहाँ पर मेरी कोई गर्लफ्रेंड होती तो शायद बात कुछ अलग होती, बट थैंक्स टू योर हस्बैंड ये होना लगभग नामुमकिन है। उद्धरण चिन्ह। क्या कहा तुमने? निर्दयी। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने घूरकर आशीष की तरफ देखा। आशीष तुरंत एकदम पीछे हट गया और हड़बड़ी के साथ मुस्कुराकर बोला, नहीं नहीं, बिल्कुल भी निर्दय नहीं है, कोई भी नहीं। मैंने तो ऐसा कुछ कहा ही नहीं। आई थिंक तुमने कुछ गलत सुन लिया है। उद्धरण चिन्ह। डरपोक। आशीष भले ही कितना ही बहादुर क्यों ना हो, लेकिन अभिमान के सामने उसकी सिटी पिट्टी हमेशा गुल हो जाती थी। ईशानी ने मुंह बनाते हुए उसकी तरफ देखा। ईशानी के चेहरे की तरफ देखकर आशीष ने भी खुद को बचाने के लिए आगे कुछ भी नहीं कहा। उसने एक नज़र टेबल पर रखे हुए खान की तरफ देखा और फिर तुरंत शिकायत करते हुए बोला, ईशानी तुम मुझमें और अभिमान में फ़र्क कर रही हो। तुमने सारा खाना उसकी पसंद के मुताबिक मंगाया है, यहाँ पर मेरी पसंद का कुछ भी नहीं है। उद्धरण चिन्ह। क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम भी अभिमान के साथ यहाँ आ जाओगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी ने अपनी आंखें घुमाते हुए कहा और उसे मेन्यू दे दिया। तुम अपने लिए अपनी पसंद के हिसाब से ऑर्डर कर लो। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम ट्रीट दे रही हो? उद्धरण चिन्ह। नहीं, एक्चुअली अभिमान ट्रीट दे रहे हैं। उद्धरण चिन्ह। ग्रेट। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने एक्साइटमेंट के साथ काफ़ी सारी डिशेज ऑर्डर कर दी। ऐसा लग रहा था जैसे वह बहुत ज़्यादा भूखा था। ईशानी हैरानी के साथ उसे देख रही थी। उसकी तरफ देखते हुए उसने अपना सिर झटका और अभिमान की प्लेट में खाना सर्व करने लगी। आई एम सो सॉरी, मेरी वजह से तुम्हें ड्राइव करके इतनी दूर आना पड़ा। उद्धरण चिन्ह। इस वक्त जी रेस्टोरेंट के अंदर वह लोग बैठे हुए थे। राजवंश एंटरटेनमेंट ग्रुप से वहां तक आने में करीब 40 से 50 मिनट तक लग जाते थे, और ईशानी अच्छे से जानती थी कि अभिमान के पास ज़्यादा फ्री टाइम नहीं होता है। कोई बात नहीं, वैसे भी मैं अपने साथ ड्राइवर लेकर आया हूँ। अभिमान ने जानबूझकर आशीष की तरफ देखते हुए कहा, और वैसे भी अपनी पत्नी के साथ लंच करना मेरी ड्यूटी है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी के होठों पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, अब से हम लोग हर रोज साथ में लंच करेंगे। उद्धरण चिन्ह। ईशानी की बात सुनकर अभिमान भी मुस्कुरा दिया और उसने अपनी गर्दन हाँ में हिलाई। माय प्लेजर। उद्धरण चिन्ह। क्या तुम दोनों अपनी बातें छोड़कर खाने पर ध्यान दोगे? तुम्हें इतने प्यार से बातें करते हुए देखकर मुझे बुरा लगता है। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने चिढ़ते हुए कहा। वो अभी तक सिंगल था और उसके इस जगह पर नमक छिड़कते हुए अभिमान और ईशानी उसके सामने प्यार भरी बातें कर रहे थे। वो चारों अभी एक साथ बैठे ही हुए थे, तभी जिस आदमी के आने का नंदिनी इंतजार कर रही थी वह वहां आ गया। उसकी उम्र लगभग 50 के करीब होगी।
वह आदमी नंदिनी के माता पिता के साथ अग्रवाल ग्रुप में काम करता था। नंदिनी तुरंत उस आदमी के साथ जाकर टेबल पर बैठ गई और उसने जल्दी से अपने और उसके लिए खाना ऑर्डर किया और उसके साथ काम की बातें करने लगी। नंदिनी उस आदमी को विजय अंकल कहकर पुकारती थी। अंकल, आप तो जानते ही होंगे कि मेरे पेरेंट्स के साथ हाल ही में क्या हुआ है। वो दोनों अग्रवाल ग्रुप के लिए पिछले 10 साल से काम कर रहे थे। आप जानते हैं ना कि उन्होंने कुछ भी गलत नहीं किया है, बल्कि उन्हें फंसाया गया है। उनके ऊपर लगाए गए सारे इल्ज़ाम बिल्कुल झूठ है। और जैसे कि अब पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर चली गई है, तो अब कंपनी में से सिर्फ मैं आप ही मेरी मदद कर सकते हैं। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की बात सुनकर विजय ने एक गहरी सांस छोड़ी। अंकल, मैं जानती हूँ कि आपके लिए ये सब करना बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, लेकिन मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगर मुझे समय पर सबूत नहीं मिले तो मेरे पेरेंट्स हमेशा के लिए जेल में चले जाएंगे। कनिष्का ने अपने स्टेटस और पावर का इस्तेमाल करके उन्हें फंसाया है, और अगर वह अपने लगाए हुए इल्जाम को साबित करने में सफल हो गई तो मेरे पेरेंट्स को काफ़ी कुछ बर्दाश्त करना होगा। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आंखें धीरे धीरे करके लाल होने लगी थी। उसकी बातें सुनने के बाद विजय के चेहरे के भाव भी बदल गए थे, लेकिन अगले ही पल उन्होंने एक कड़वी मुस्कान के साथ अपने सर को नामे हिलाते हुए कहा, नंदिनी, इस मैटर को सेटल करना इतना भी आसान नहीं है जितना तुम सोच रही हो। और अगर मैं सच कहूँ तो उनकी बेगाना ही साबित करने के लिए सबूत ढूंढना कोई मुश्किल बात नहीं है। तुम्हारे माता पिता ने किसी और का इल्जाम अपने कर लिया है, और जिस किसी ने भी उन्हें फंसाया है उसकी पोजीशन काफ़ी ऊंची है, वरना ये सब करना इतना भी आसान नहीं होने वाला था। उद्धरण चिन्ह। तुम्हारे पेरेंट्स को फंसाने वाली कनिष्का अग्रवाल है। वो अग्रवाल ग्रुप के सीईओ की फेवरेट बेटी है। अपनी बेटी की खुशी के लिए वह कुछ भी कर सकते हैं। हालांकि कंपनी के अंदर मैं भी एक अच्छी पोजीशन पर काम करता हूं, लेकिन शायद तुम इस बात को भूल रही हो कि मैं उसे कंपनी के लिए काम करता हूं। तुम जानती हो कि मुझे अपनी फैमिली को भी संभालना है। ये पूरा मैटर काफ़ी ऊंचा हुआ है। अभी तक किसी को भी यह बात नहीं पता है कि इसके पीछे एग्जैक्टली है कौन, और मुझे डर है कि अगर मैंने इस पछड़े में पड़ने की कोशिश की तो मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा। उद्धरण चिन्ह। विजय जी भी अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक थे। बिजनेस वर्ल्ड बिल्कुल किसी युद्ध के मैदान के जैसा था। वो खुद में ही काफ़ी उलझा हुआ था। अगर उन्होंने नंदिनी की मदद करने की कोशिश की तो वह अपनी नौकरी खो बैठते, और शायद अभी जो कुछ भी नंदिनी के पेरेंट्स के साथ हो रहा है ऐसे ही कुछ उनके साथ भी हो जाता। नंदिनी हैरानी के साथ उन्हें देख रही थी। आपने कभी इन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं था, लेकिन वह इतनी जल्दी हार नहीं मान सकती थी। अब उसे क्या करना चाहिए था? उसके माता पिता को फंसा दिया गया था, और इन सब में उसके अच्छे दोस्तों ने उसकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन इसके बावजूद भी वह इस मुश्किल से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ पा रही थी। अचानक ही नंदिनी को खुद पर गुस्सा आने लगा था। वह खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगी थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी काम की ही नहीं है। चैप्टर 90। इस शनि, जो नंदिनी के बगल वाली टेबल पर बैठी हुई थी, उसने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और नंदिनी के पास एक मैसेज सेंड किया। शिवानी ने कहा है कि वह तुम्हारे माता पिता का ध्यान अच्छे से रखवाएगी। तुम इन सब चीज़ों की फिक्र मत करो। इस वक्त तुम जो करना चाहती हो तुम वह करो। इस वक्त पर हमारे लिए सबसे जरूरी तुम्हारे माता पिता को सही साबित करना है। उद्धरण चिन्ह। ईशानी का मैसेज पढ़ने के बाद नंदिनी की आंखों में आंसू भर आए थे। विजय जी के चेहरे के भाव भी काफ़ी बदल गए थे, क्योंकि पिछले 10 सालों में नंदिनी के माता पिता ने उनकी काफ़ी मदद की थी। इस वक्त अग्रवाल ग्रुप में वह जिस पोजीशन पर काम कर रहे थे, बिना उसके माता पिता की मदद के शायद वह वहां तक पहुंच भी नहीं पाते। और आज जब उन्हें उनकी ज़रूरत थी, उनके लिए कुछ कर नहीं पा रहे थे। अगर उन्होंने अभी नंदिनी को उसकी मदद करने के लिए इनकार कर दिया तो वह की नज़रों में ही गिर जाएंगे। इन सब चीज़ों के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने मन में एक फैसला ले लिया। कुछ देर शांत रहने के बाद उन्होंने कहा, नंदिनी, तुम फिक्र मत करो। मैं समझ सकता हूँ कि इस वक्त तुम पर क्या गुजर रही है। दरअसल इस सिचुएशन से बाहर निकलने का एक रास्ता है। उद्धरण चिन्ह। आप क्या कहना चाहते हैं? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी की आंखों में उम्मीद की किरण चमकने लगी थी। अगर मैं सीधे शब्दों में कहूँ तो मुझे लगता है कि तुम्हारे माता पिता को पता है कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन इस वक्त वह पुलिस कस्टडी के अंदर है, तो शायद तुम उनसे नहीं मिल पाओगी, जिस कारण तुम्हारे लिए सच ढूंढना और भी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम कैसे भी करके एक बार उनसे बात करने में कामयाब हो जाओ तो हो सकता है कि तुम्हारे लिए सबूत ढूंढना और उन्हें बचना आसान हो जाएगा।
विजय जी ने कुछ सेकंड के लिए चुप रहने के बाद आगे कहा, और अगर तुम्हें कुछ सुराग मिल जाते हैं तो शायद आगे मैं भी तुम्हारी मदद कर पाऊँ। उद्धरण चिन्ह। थैंक यू सो मच अंकल, मैं उनसे मिलने के लिए कोई रास्ता ढूंढती हूँ। उद्धरण चिन्ह। विजय जी नंदिनी की मदद करने के लिए मान गए थे, और ये देखकर नंदिनी काफी खुश थी। उसने सत्यनिष्ठापूर्वक उनसे कहा, अंकल, इतने मुश्किल समय में मेरा साथ देने के लिए मैं दिल से आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अगर आपका भविष्य में कभी भी मेरी जरूरत पड़ी तो मैं उसे वक्त आपके साथ जरूर खड़ी होगी। इसकी कोई जरूरत नहीं है बेटा, इस वक्त जो ठीक है मैं सिर्फ वही कर रहा हूँ। उद्धरण चिन्ह। विजय जी ने मुस्कुरा कर कहा। ईशानी ने भी एक राहत की सांस छोड़ी। सौभाग्य से चीजें ज्यादा खराब भी नहीं हुई थी, वरना शायद उनके लिए और भी ज्यादा मुश्किल खड़ी हो जाती। विजय जी ने नंदिनी से कुछ बातें की और वहां से चले गए। उनके वहां से जाने के बाद नंदिनी ने सोचा कि अब वह ईशानी के पास जाकर अपना लंच कर ले। लेकिन जैसे ही नंदिनी वहां से जाने वाली थी तभी रेस्टोरेंट के अंदर दो लोग आ गए। नंदिनी हैरानी के साथ उन्हें देख रही थी। ईशानी ने भी उनके तरफ देखा और उसके माथे पर बल पड़ गए। उनके सामने खड़ा हुआ लड़का दिखने में काफी अच्छा था। उसने एक बिजनेस सूट डाला हुआ था और वह बिल्कुल किसी जेंटलमैन की तरह दिखाई दे रहा था। उसके बगल में खड़ी हुई लड़की ने काफी ठीक मेकअप किया हुआ था। उसके घुंघराले बाल उसके कंधों पर गिर रहे थे। इस वक्त उसने घुटनों से ऊपर तक की बॉडीकॉन ड्रेस डाली हुई थी, जिसमें उसके कर्व्स काफी हद तक हाईलाइट हो रहे थे। उसके परफ्यूम की खुशबू काफी दूर तक जा रही थी। वह दोनों और कोई नहीं बल्कि कनिष्का और हिमांशु थे। अगर आज वह दोनों ना होते तो नंदिनी के पेरेंट्स इतनी बड़ी मुश्किल में नहीं होते। उन दोनों की देखते हुए ईशानी के चेहरे के भाव गहरे हो गए। अपनी जगह से खड़ी हो गई, वो नंदिनी की मदद करना चाहती थी। इस वक्त नंदिनी ऑलरेडी काफी मुश्किल सिचुएशन से गुजर रही थी, और वह अभी इन दोनों का सामना करने के लिए तैयार भी नहीं थी। जान, शांत रहो। उद्धरण चिन्ह। अभिमान ने ईशानी का हाथ पकड़कर उसे दोबारा अपने बगल में बैठा लिया। उसकी गहरी आवाज बिल्कुल जादू की तरह थी। उसकी आवाज सुनने के बाद ईशानी का गुस्सा तुरंत शांत हो गया। ईशानी को ऐसा महसूस हो रहा था कि जब तक अभिमान उसके साथ है तो उसके और उसके दोस्तों के साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। ईशानी हाँ में अपनी गर्दन हिलाए और चुपचाप शांति के साथ अपनी जगह पर बैठ गई। कनिष्का और हिमांशु उनकी तरफ आगे बढ़ गए। आगे आते हुए उनकी नज़र नंदिनी पर पड़ी, जिसके चेहरे के भाव काफी अलग नजर आ रहे थे। वह दोनों ही उसे देखकर हैरान थे। हिमांशु के चेहरे पर शर्मिंदगी के भाव तैर गए, लेकिन वही कनिष्क के होठों पर एक मजाकिया हंसी नजर आ रही थी। ओह नंदिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इतना कुछ होने के बाद भी तुम्हारा यहाँ लंच करने का मन कर रहा है? क्या तुम अपने माँ बाप की सगी औलाद नहीं हो? ऐसा लगता है जैसे तुम्हें उनकी फिक्र ही ना हो। उद्धरण चिन्ह। हिमांशु का हाथ पकड़े हुए कनिष्का नंदिनी की तरफ बढ़ गई। वो उसे चिढ़ाने की कोशिश कर रही थी। जब कनिष्क ने नंदिनी के माता पिता का नाम लिया तो ये सुनकर नंदिनी को काफी तेज गुस्सा आ रहा था। वह अभी इसी जगह उसे पीटकर सारा हिसाब बराबर कर देना चाहती थी। अगर तुम ना होती तो भी मेरे पेरेंट्स बिल्कुल सही सलामत होते हैं। मैं अच्छे से जानती हूँ कि इन सब चीज़ों के पीछे सिर्फ तुम्हारा हाथ है, लेकिन अब तुम्हारे साथ आगे जो कुछ भी होगा उसके लिए तुम तैयार रहना। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने गुस्से में कहा, इस वक्त तुम काफी गुस्से में हो ना? उद्धरण चिन्ह। कनिष्क ने हंसते हुए कहा। नंदिनी को इस हालत में देखकर वह काफी संतुष्ट नजर आ रही थी। मैं नहीं जानती कि इन सब की मुझे और हिमांशु को कोई सजा मिलेगी या नहीं, लेकिन तुम्हारे पेरेंट्स हर एक सेकंड तड़पे गए। वैसे भी एक बार सब कुछ साबित हो जाने के बाद उन्हें काफी सालों की सजा मिल जाएगी। कनिष्का, अभी से अपनी जीत का जश्न मत बनाओ। भले ही तुम्हारे माता पिता अग्रवाल ग्रुप के सीईओ है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा भी कोई होगा जो तुम्हारे और तुम्हारी फैमिली के साथ डील कर सकता है। उद्धरण चिन्ह। गुस्से के कारण नंदिनी ने अपने दांत भींचते हुए कहा। कनिष्का के होठों पर मुस्कान तैर गई। बिल्कुल, काफी सारे लोग हैं जो मेरे साथ डील कर सकते हैं, लेकिन उन लोगों में तुम शामिल नहीं होती हो। अगर ऐसा होता तो तुम कभी मेरे पास आए हुए जल में फंसती ही ना। उद्धरण चिन्ह। कनिष्का नंदिनी को गुस्सा दिलाने की पूरी कोशिश कर रही थी। कनिष्का, अपनी जुबान पर लगाम दो। नंदिनी इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में थी। कनिष्का को मारने के लिए उसने अपना हाथ भी ऊपर उठा लिया था, लेकिन वह उसे मार पाती उससे पहले ही हिमांशु ने उसका हाथ पकड़ लिया। नंदिनी, अपनी हदें मत भूलो, उसने ठंडे लहजे में कहा। उसकी बात सुनकर ईशानी का चेहरा भी गुस्से के कारण लाल हो गया था। ईशानी को इतने गुस्से में देखकर अभिमान और आशीष दोनों हैरान थे, क्योंकि ईशानी अधिकतर शांत रहती थी, बल्कि
जब वह कनिका और नमन का सामना कर रही थी तभी उसने कभी अपने गुस्से पर अपना काबू नहीं खाया था। इसलिए आज जब उन्होंने नंदिनी के मुसीबत में फंसने की वजह से ईशानी को गुस्से में देखा तो वह दोनों हैरान थे। अभिमान ने तुरंत ईशानी को साइड हक कर लिया और उससे कहा, उसे इन सब को खुद हैंडल करना होगा। अगर तुम इन सब के बीच में पड़ी तो हो सकता है चीजें और भी ज्यादा बिगड़ जाएगी। अगर नंदिनी इन दोनों को हैंडल नहीं कर पाई तो आशीष उसकी मदद कर देगा। उद्धरण चिन्ह। फिर से मैं क्यों? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने अभिमान की बात का विरोध करते हुए कहा। वो इतना ज्यादा हैंडसम और ग्रेसफुल था, कोई भी लड़की आसानी से उसे डेट करने के लिए रेडी हो सकती थी। लेकिन अभिमान हमेशा उसे किसी न किसी की ढाल बनाकर खड़ा कर देता था। क्यों? वैसे भी तुम्हारे पास पूरा दिन कोई काम नहीं होता है। मैंने सिर्फ तुम्हें एक काम बताया है। अभिमान ने शांति के साथ अपनी आंखें घुमाते हुए उससे कहा। आशीष को समझ ही नहीं आया कि वह आगे उसको क्या जवाब दे। वहीं दूसरी तरफ नंदिनी अब गुस्से के कारण कांप रही थी। अगर वह कभी हिमांशु के प्यार में न पड़ती तो आज वह इतनी मुश्किल में नहीं पड़ी होती। एक वक्त पर वह भी उससे प्यार करने का दावा करता था, तो अब वह उसके माता पिता के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश कैसे रच सकता है? नंदिनी का गुस्सा हर बीतते सेकंड के साथ बढ़ता जा रहा था। नंदिनी ने अपने दांत पीसते हुए अपनी पूरी ताकत लगाकर हिमांशु के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। उस थप्पड़ की आवाज पूरे रेस्टोरेंट में गूंज उठी। उसे एक थप्पड़ ने हर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था। अब हर किसी के नज़ारे उनकी तरफ आकर ठहर गई थी। लेकिन नंदिनी को इन सब से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने हिमांशु की तरफ दूर कर देखा और कहा, यह मेरे माता पिता के खिलाफ साजिश रचने के लिए तुम यही डिजाइन करते हो, बास्टर्ड। उद्धरण चिन्ह। अपनी बात खत्म करने के अगले सेकंड भी नंदिनी ने हिमांशु के दूसरे गाल पर एक और थप्पड़ मार दिया। इस बार हिमांशु के गाल पर नंदिनी की उंगलियों की छाप छूट गई थी। ये मेरे लिए, पिछले 2 सालों से मैं ही तुम्हारे प्यार में पागल बनकर बैठी थी। मुझे कभी तुमसे प्यार करना ही नहीं चाहिए था। उद्धरण चिन्ह। नंदिनी, क्या तुम शांति के साथ जीना नहीं चाहती हो? उद्धरण चिन्ह। नंदिनी ने सब लोगों के सामने हिमांशु को 2 थप्पड़ जड़ दिए थे। पब्लिकली उससे पीटने के बाद हिमांशु को गुस्सा आने लगा था। यू बिच, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस पर हाथ उठाने की? कनिष्का ने गुस्से में कहा। उसने भी नंदिनी को मारने के लिए अपना हाथ ऊपर हवा में उठा लिया था। सब लोग फटी आंखों के साथ उन तीनों को देख रहे थे। लेकिन जैसे ही कनिष्का नंदिनी को थप्पड़ मारने को हुई तो पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसके बाद उसने कहा, तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकती हो। उद्धरण चिन्ह। कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। कनिष्का ने गुस्से में कहा और पीछे पलटकर उस शख्स की तरफ देखा। उसने अपने पीछे एक आदमी को देखा जो काफी हैंडसम था। हिमांशु उसे आदमी के सामने कुछ भी नहीं लग रहा था। वह आदमी और कोई नहीं बल्कि आशीष था। कुछ सेकंड के लिए तो कनिष्का की नजरें उसके चेहरे पर ही ठहर गई थी। लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि उसके सामने खड़ा हुआ आदमी नंदिनी की तरफदारी कर रहा है तो उसके माथे पर बल पड़ गए। उसने उसकी तरफ देखते हुए कहा, कौन हो तुम? उद्धरण चिन्ह। आशीष ने तीखी नजरों के साथ कनिष्का को देखा। उसके बाद उसने उसका हाथ झटक दिया और बोला, तुम्हारा इसे कोई लेना देना नहीं है। और तुम में इतना घमंड किस बात का है? जिस आदमी के साथ खड़ी हो वह एक दिन का नहीं है। जिस तरह उसने नंदिनी का इस्तेमाल करके उसे छोड़ दिया है, एक दिन तुम्हारे साथ भी वह वैसा ही करेगा। और अगर कहा जाए तो तुम्हारा चमचा है वह। उद्धरण चिन्ह। आशीष ने तीखे लहजे में कहा। उसकी बातें सुनने के बाद सब लोग तिरस्कार भरी नजरों के साथ कनिष्का और हिमांशु को देखने लगे। आशीष को अपने लिए खड़े होता हुआ देखकर नंदिनी ने भी एक राहत की सांस ली। अगर कनिष्का उसे थप्पड़ मार देती तो यहाँ काफी बड़े ड्रामे का होना निश्चित था। साथ ही उसे आशीष के तीखे शब्द सुनकर भी काफी सुकून मिल रहा था, क्योंकि हिमांशु और कनिष्का ये सब डिजर्व करते थे और आशीष ने जो कुछ भी कहा था वह बिल्कुल सच था। हिमांशु कनिष्का का चमचा ही तो था, वो हर वक्त उसके कहीं अनुसार ही चलता था।